दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भूमध्य सागर की लहरों पर अब भारत का झंडा लहराने लगा है। यह कोई कविता नहीं है, यह है आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। एक ऐसी खबर जिसने दुनिया के हर कोने में भूचाल ला दिया है। तुर्की और नाटो ने मिलकर भारत के खिलाफ जो साजिश रची थी, वह अब उन्हीं के गले का फंदा बन चुकी है। उनकी हर चाल उलटी पड़ गई है और इस वक्त भूमध्य सागर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वह सदियों तक याद रखा जाएगा। तुर्की की चालों में फंसकर नाटो ने सोचा था कि वह भारत को समुद्र में घेर लेगा। उन्होंने एक ऐसी घेराबंदी की योजना बनाई थी जिसका मानना था कि भारत के पास कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत वही देश है जो दुश्मन की हर चाल को मात देना जानता है, जो हर समस्या में एक नया अवसर ढूंढ लेता है। तुर्की की बहकावे में आकर जब नाटो ने भारत के युद्धपोतों की भूमध्य सागर में घेराबंदी की, तो उन्हें लगा कि भारत झुकेगा। उन्हें लगा कि दबाव काम आएगा और भारत अपने जहाज वापस बुला लेगा। मगर इतिहास गवाह है, भारत कभी झुकता नहीं। वह तब तक लड़ता है जब तक दुश्मन घुटने न टेक दे। यह नया भारत है, यह डरता नहीं, यह डराता है। और यह बात आज नाटो के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ आ गई है। भूमध्य सागर में इस वक्त जो हो रहा है, वह किसी एक देश की जीत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसे समुद्री युग की जहां भारत की नौसेना पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रही है। नाटो ने जब अपने 122 से ज्यादा युद्धपोत उतारे, तो उन्हें लगा कि वे भारत की नौसेना को डरा देंगे। उन्हें लगा कि संख्या बल से वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वह भूल गए कि उनके सामने कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि समुद्र का सम्राट भारत खड़ा था। एक ऐसा देश जिसकी समुद्री विरासत हजारों साल पुरानी है। भारतीय नौसेना ने जिस सटीकता, जिस तेजी और जिस आत्मविश्वास से जवाब दिया, उसने नाटो के होश उड़ा दिए। यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था, यह था कूटनीति, तकनीक और रणनीति का एक ऐसा अद्भुत मेल जिसने दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं दिया। भारत ने सीधे उन ठिकानों को निशाना बनाया जो नाटो की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। वह ठिकाने जो उनकी आपूर्ति और संचार के लिए जीवन रेखा थे। दुश्मन को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारतीय नौसेना इतनी तेजी से भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएगी। उन्हें लगा था कि भारत हिंद महासागर में ही रहेगा। लेकिन अचानक बिजली की गति से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गौरव IAS विक्रांत, उसने एंट्री मारी और पूरा सागर भारत की शक्ति से गूंज उठा। IAS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है दोस्तों, यह चलता फिरता आकाशीय किला है। एक संप्रभु द्वीप जो समुद्र पर तैरता है। इसके अंदर वह तकनीकें छिपी हैं जिन्हें देखकर रूस और अमेरिका जैसे देश भी हैरान रह जाते हैं। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की गर्जना है। इसकी एंट्री ने नाटो के कमांड सेंटर्स में हड़कंप मचा दिया। और सबसे बड़ी खबर, IAS विक्रांत ने नाटो के तीन युद्धपोतों पर कब्जा जमा लिया। जी हां, आपने सही सुना, 3 युद्धपोत, वो भी बिना ज्यादा समय गंवाए। यह एक ऐसा ऑन ऑपरेशन था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का IAS विक्रांत और IAS विक्रमादित्य आज सिर्फ नौसेना की शान नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुके हैं। दुनिया जानती है कि जब यह दोनों समुद्र में उतरते हैं तो हवा तक दिशा बदल लेती है। इनकी उपस्थिति मात्र से क्षेत्र का भू राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। यह सिर्फ पानी में तैरने वाले जहाज नहीं, बल्कि उड़ने वाले योद्धा हैं जो एक साथ ब्रह्मोस मिसाइलें दाग सकते हैं, कई लक्ष्यों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। इनकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के सुपर पावर भी अब भारत की नौसेना को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। वह जानते हैं कि इन दोनों वाहक पोतों से टकराना सीधे विनाश को न्योता देना है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत ने इन युद्धपोतों में S-4 सिस्टम तैनात कर दिया। यह कोई सामान्य रक्षा प्रणाली नहीं है, यह वही प्रणाली है जो किसी भी विमान या मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर से मार गिरा सकती है। यह आकाश में एक अभेद्य ढाल बना देती है। जब इसे IAS विक्रांत पर लगाया गया तो यह समुद्र के साथ साथ आसमान का भी राजा बन गया। यह सिर्फ एक विमान वाहक पोत नहीं रहा, यह बन गया एक तैरता हुआ वायु रक्षा कमान केंद्र। और इस सिस्टम को भारत ने गुपचुप तरीके से पूरी गोपनीयता के साथ सक्रिय किया। यानी भारत का हर युद्धपोत अब सिर्फ समुद्र पर नहीं, बल्कि आकाश पर भी नियंत्रण रखता है। उनकी सुरक्षा इतनी मजबूत हो गई है कि दुश्मन का एक परिंदा भी उनके पास भटक नहीं सकता। यही वजह है कि नाटो अब डर गया है, उनकी आंखें फटी रह गई हैं। भूमध्य सागर में भारत की यह चाल इतनी जबरदस्त थी कि तुर्की पूरी तरह फंस गया। वह जिसके बहकावे में आकर नाटो ने यह कदम उठाया था, आज वही सबसे बड़ी मुसीबत में है। भारत ने तुर्की के उन बेसों को निशाना बनाया जहां से वह भारत के जहाजों पर नजर रखता था।
वह ठिकाने जो उसकी जासूसी और निगरानी का केंद्र थे। भारत ने उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जिन्हें नाटो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मानता था, वह स्थान जो उनकी ताकत का प्रतीक थे। और इस बार भारत ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं, सिर्फ गोलाबारी से नहीं, बल्कि दिमाग से वार किया। भारत ने नाटो के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया, मतलब उनके जहाज आपस में बात तक नहीं कर पा रहे, वह एक दूसरे से संपर्क साधने में असमर्थ हो गए। तुर्की के ड्रोन सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुके हैं। यह एक अभूतपूर्व साइबर हमला था। भारत की साइबर वॉरफेयर टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि तुर्की का पूरा ड्रोन नेटवर्क बैठ गया। एक भी ड्रोन हवा में काम नहीं कर पा रहा। अब उनके जहाज समुद्र में तैर तो रहे हैं, लेकिन बिना आंखों के, बिना कानों के वह अंधे और बहरे हो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अगला कदम क्या होगा। इधर नाटो के देश अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। यह तनाव और बढ़ रहा है। कई नाटो सदस्य देश तुर्की से नाराज हैं। वे कह रहे हैं कि तुर्की की वजह से नाटो की छवि मिट्टी में मिल गई। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। तुर्की के नेता अब अपने ही सहयोगियों से सवालों के घेरे में हैं। उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जब भारत ने इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो तुर्की शर्म से सिर झुका नहीं पाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब यूएन में पूरी पोल खोली तो नाटो देशों के प्रतिनिधि तक खिसकने लगे। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था। तुर्की के डेलीगेट तो यूएन से बाहर ही निकल गए। यह उनकी हार थी, एक कूटनीतिक हार। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे शब्दों से वार किया और तुर्की की चालों को सबके सामने बेनकाब कर दिया। भारत ने साफ कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई हमें कमजोर समझने की भूल ना करे। भारत के इन शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक साफ संदेश गया कि भारत अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। अब स्थिति यह है कि नाटो खुद पीछे हटने पर मजबूर हो चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि भारत से टकराना उनके लिए कितना महंगा पड़ रहा है। 18 से ज्यादा नाटो देशों ने इस ऑपरेशन से दूरी बना ली है। उन्होंने तुर्की का साथ छोड़ दिया है और अब तुर्की अकेला पड़ गया है। उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब नाटो एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है। उसे लगता है कि भारत को भूमध्य सागर में रोकने के लिए लाल सागर और जिब्राल्टर के रास्तों को ब्लॉक कर देना चाहिए। यह उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो भारत के जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। यह एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन शायद नाटो यह भूल गया है कि भारत ने पहले ही उन रास्तों पर अपने जहाज तैनात कर दिए हैं। भारत हर चाल का तोड़ पहले ही तैयार रखता है। आईएएस विक्रमादित्य अभी भूमध्य सागर में नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही उसकी एंट्री होगी, नाटो के पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। उसकी उपस्थिति मात्र से समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। भारत ने अब तुर्की के आसपास के देशों से भी मजबूत समझौते कर लिए। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अब अगर तुर्की अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ा तो भारत को सीधा दखल देने का अधिकार मिल जाएगा। यानी भारत अब भूमध्य सागर में स्थायी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। यह कदम सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीति है। भारत का मकसद कब्जा जमाना नहीं बल्कि शांति बनाए रखना है। लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो जवाब भी मिलेगा और सबक भी। यह नया भारत है जो बातों से नहीं कर्मों से जवाब देता है, जो दुश्मन को चेतावनी नहीं सीधा परिणाम दिखाता है। और यह सब संभव हुआ है भारत की तकनीक, रणनीति और नेतृत्व के कारण। भारत अब सिर्फ एशिया की शक्ति नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में समुद्री शक्ति का नया केंद्र बन चुका है। तुर्की की चालें अब उलझ गई हैं। उसका ड्रोन सिस्टम जाम है, कम्युनिकेशन बंद है और नाटो अब उससे किनारा कर रहा है। यह वही तुर्की है जिसने कभी भारत को चेतावनी दी थी, लेकिन अब वही भारत उसके सिर पर सवार है। भूमध्य सागर की लहरें अब भारत की शक्ति की कहानी सुना रही हैं। और दोस्तों, जब भारत के युद्धपोतों ने नाटो के जहाजों को घेरा तो पूरी दुनिया की मीडिया दंग रह गई। अमेरिकी चैनल तक यह मानने लगे कि भारत अब सुपर पावर बन चुका है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इंडिया हैज रिटाइटन द ग्लोबल नेवल रूल्स। यह वही पल था जब भारतीय नौसेना ने साबित कर दिया कि अब नियम भारत तय किया करेगा। अब सवाल यह है, क्या भारत नाटो और तुर्की को पूरी तरह सबक सिखाएगा या फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देगा? यह फैसला आने वाले कुछ घंटों में होगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। भारत अब वह ताकत बन चुका है जो अपने दुश्मनों को बिना युद्ध के भी हरा सकता है। दोस्तों, आज जो कुछ भूमध्य सागर में हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इतिहास का वो अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से पढ़ेंगी। तुर्की और नाटो ने भारत की शक्ति को परखने की गलती की और अब वही गलती उनके अस्तित्व पर भारी पड़ चुकी है। यह भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। यह वही भारत है जो दुश्मन की चाल समझने से पहले ही उसका तोड़ निकाल देता है। यह वही भारत है जो समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक अपने झंडे गाड़ चुका है। आज जब भारत का आईएएस विक्रांत
और आईएएस विक्रमादित्य भूमध्य सागर की लहरों पर गर्जना कर रहे हैं, तो दुनिया समझ चुकी है कि अब हिंद महासागर का नहीं बल्कि हर महासागर का सम्राट भारत बन चुका है। भारत ने दुनिया को यह सिखा दिया है कि शक्ति दिखाने के लिए चीखना जरूरी नहीं होता, बस सही वक्त पर सही जवाब देना ही काफी होता है। तुर्की और नाटो ने सोचा था कि वे भारत को घेर लेंगे, लेकिन अब वह खुद भारत के घेरे में आ चुके हैं। यह वही भारत है जो पहले संवाद से समझाता है, पर जब बात सम्मान और संप्रभुता की हो तो फिर प्रहार करता है। भारत ने इस पूरे अभियान से यह साबित कर दिया कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ एक होगा, पूर्ण विनाश। आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारी नौसेना, हमारी तकनीक और हमारे सिपाही वह कर दिखा रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भूमध्य सागर में तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भारत की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुका है, और यही संदेश अब पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा कि भारत को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक पल को अपने दिल में बसाइए और गर्व से कहिए, मैं उस भारत का नागरिक हूं जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति की रक्षा करता है। यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं था दोस्तों, यह था शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय। भूमध्य सागर में भारत की यह मौजूदगी एक स्पष्ट संदेश है कि नई दिल्ली अब अपनी समुद्री हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। नाटो की हार केवल सैन्य हार नहीं है, यह एक विचारधारा की हार है, उस पुरानी सोच की हार है जो मानती थी कि एशिया की शक्तियां सिर्फ अपने तटों तक ही सीमित रहेंगी। भारत ने इस ऑपरेशन में एक भी गोली चलाए बिना अपनी उच्च तकनीक और साइबर कौशल से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह साइबर युद्ध का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन था जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को अपनी पुरानी युद्ध रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। तुर्की का कम्युनिकेशन ब्लैकू होना और उसके ड्रोनों का निष्क्रिय हो जाना यह दर्शाता है कि भारत अब युद्ध के मैदान को पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और डिजिटल प्रभुत्व से जीतना जानता है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे समझना नाटो के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रक्षा गलियारों में इस वक्त भारत की रणनीति पर गहन विश्लेषण चल रहा है। लंदन से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हर जगह एक ही चर्चा है, भारत ने यह कैसे किया। कई अमेरिकी थिंक टैंक इस बात से स्तब्ध हैं कि जिस आईएएस विक्रांत को वे कुछ साल पहले एक विकासशील प्रोजेक्ट मान रहे थे, आज वही समुद्र के सबसे शक्तिशाली गठबंधन को चुनौती दे रहा है। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की जिस तरह की समन्वय और गति दिखाई दी है, उसने यह साबित कर दिया है कि उनकी प्रशिक्षण और परिचालन क्षमताएं विश्वस्तरीय हैं। भारतीय युद्धपोतों ने जिस तरह से नाटो के घेरे को तोड़ा और फिर उन्हीं के जहाजों को घेर लिया, वह किसी भी नौसैनिक पाठ्यपुस्तक में दर्ज करने लायक है। यह एक ऐसा अटैक एंड काउंटर अटैक था जिसने तुर्की के तटीय ठिकानों तक को हिलाकर रख दिया। तुर्की के राष्ट्रपति पर अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव चरम पर है। उन्हें नाटो के भीतर भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है और उनके अपने देश की जनता भी इस अपमानजनक हार से गुस्से में है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, नाटो और तुर्की अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनकी अगली चाल लाल सागर और जिब्राल्टर के रास्तों को अवरुद्ध करने की एक बड़ी गलती साबित होगी। भारत ने केवल भूमध्य सागर में ही नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री चौकियों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। आईएएस विक्रमादित्य की एंट्री केवल भूमध्य सागर के लिए नहीं बल्कि पूरे अटलांटिक और उससे जुड़े रास्तों के लिए एक गेम चेंजर होगी। यह तय है कि विक्रमादित्य के आने से पहले ही नाटो को पीछे हटने का फैसला करना होगा। भारत का अगला कदम तुर्की पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को बेनकाब करने के बाद भारत अब उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर रहा है जहां तुर्की की आर्थिक और व्यापारिक हित दांव पर लगे हैं। यह एक बहुआयामी रणनीति है जहां सैन्य ताकत को कूटनीतिक और आर्थिक शक्ति से जोड़ा गया है। भारत की यह चाल तुर्की को उसकी सबसे कमजोर नस यानी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाएगी और उसे बिना किसी युद्ध के झुकने पर मजबूर कर देगी। यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब भारत केवल अपनी रक्षात्मक नीतियों पर नहीं चलता बल्कि आक्रामक और दृढ़ नीतियों को अपनाता है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह एक जिम्मेदार शक्ति है, लेकिन अगर कोई उसकी संप्रभुता को चुनौती देता है तो वह उसका जवाब देने से हिचकेगा नहीं। भूमध्य सागर में जो हो रहा है वह सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं बल्कि दो दृष्टिकोणों का टकराव है। एक तरफ तुर्की और नाटो का पुराना प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ भारत का नियम आधारित लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नया वैश्विक दृष्टिकोण। भारतीय नौसेना के इस साहसिक कदम ने एशिया और अफ्रीका के कई छोटे देशों में भी एक नया विश्वास पैदा किया है। दोस्तों,
इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।